हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 नवंबर के करंट अफेयर्स और आज के करंट अफेयर्स में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज हम बात करेंगे 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। अभी तक हमने 7 वंडर्स के बारे में सुना है, आज हम 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? अगर 29 नवंबर के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश में, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। डन। सबसे पहले बात करते हैं, आज हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जैगवार डे। आप लोग ने 7 बिग कैट्स के बारे में सुना होगा, तो उनमें से एक वन ऑफ द बिग कैट जो है वो जैगवार है और ये पूरे वर्ल्ड का कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, या आप इन जनरल कह सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 18 कंट्री लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको से लेकर अर्जेंटीना तक की जो कंट्रीज़ है बेसिकली वहाँ पर जैगवार देखने को मिलते हैं। और जैगवार का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पैंथेरा ओनका होता है। ठीक है, पैंथेरा ओनका। जैसे कि टाइगर को हम पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, वैसे इसे हम पैंथेरा ओनका के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके अलावा अपकमिंग वैकेंसीज जो आउट हुई हैं उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो तैयार किया था, उसको कल अपलोड भी किया है, जिसमें आपको SBI, AAI और IB की वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी और इंडिविजुअल कोर्स को भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा परचम के एप्लीकेशन पे भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एक टेनिस कप के बारे में, जिसका नाम है डेविस कप। डेविस कप रिसेंटली आयोजित किया गया था, कहाँ पर? स्पेन में। और जो फाइनल खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया एंड इटली के बीच में खेला गया था। ठीक है, फाइनल में कहाँ खेला गया था? स्पेन में खेला गया था और इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। तो फाइनली इटली ने बीट किया है ऑस्ट्रेलिया को और डेविस कप जीत लिया है। इटली ने लास्ट टाइम डेविस कप को जीता था 1976 में, मतलब लगभग 47 ईयर्स के बाद, 47 सालों के बाद इटली ने डेविस कप को जीता है। तो डेविस कप का नाम याद रखना है आपको। और इस कप का रिलेशन किससे है? टेनिस से है। किससे है ये? टेनिस से एसोसिएटेड है। अगर बात करते हैं सबसे सक्सेसफुल टीम के बारे में, तो यूएसए जो है वो सबसे सक्सेसफुल टीम है डेविस कप की। यूएसए ने 32 टाइम्स इस कप को लिफ्ट किया है। वहीं सेकंड नंबर पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया ने 28 टाइटल अभी तक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनकी डॉटर के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है। बुक का टाइटल है प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। ठीक है, इस बुक को लॉन्च किया गया है रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। और ये बुक किसने लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी की डॉटर, उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा है। बेसिकली प्रणब मुखर्जी और उनकी बेटी के बीच के जो रिलेशंस थे उसको इस बुक में बताया गया है। प्रणब मुखर्जी इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं और कंट्री के 13वें नंबर के प्रेसिडेंट की तरह इन्होंने काम किया है। मतलब 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक 13th नंबर के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रहे। साथ ही साथ पहले पर्सन है वेस्ट बंगाल से जो कि प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। डन। नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर एक और बुक है जिसको लॉन्च किया गया है कपिल देव जी के द्वारा। इस बुक का नाम है थ्रेड बाय थ्रेड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो लाइफ स्टोरी है शंभू कुमार की, जिनको एस कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जो लाइफ स्टोरी है या कह सकते हैं इनकी बायोग्राफी एक तरीके से लॉन्च की गई है थ्रेड बाय थ्रेड। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो कपिल देव जी के द्वारा मुंबई में इस बुक को लॉन्च किया गया है। शंभू कुमार जी, शंभू कुमार कौन है? तो एक आप कह सकते हैं एक उद्योगपति रहे हैं शंभू कुमार, और इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था पॉलिस्टर ब्लेंड। ठीक है, आज जो हम जो पॉलिस्टर के कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो
जो हमारा इंडियन मार्केट है, इंडियन फैब्रिक मिडिल क्लास के लिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए इन्होंने पॉलिस्टर ब्लेंड इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था शंभू कुमार, और इनकी ही ऊपर लिखी गई पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड को रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द कपिल देव। मुंबई में इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूजीलैंड से। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन में आपको एक आइलैंड नेशन दिखाई देगा विच इज़ न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल आपको वेलिंगटन देखने को मिलेगी। तो न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं और नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये है क्रिस्टोफर लक्सन जिन्हें न्यूजीलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। डन। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है हर्ष कुमार भानवाला। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा क्योंकि ये नाबार्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। तो फॉर्मर चेयरमैन है नाबार्ड के हर्ष कुमार भानवाला और इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में HDFC बैंक का चुना गया है। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ हम देखते हैं कि HDFC बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में फॉर्मर नाबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाल को चुना गया है। ठीक है, ये एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे बैंक के फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों के लिए होंगे, और इनकी जो टेन्योर की बिगनिंग होगी वो 25 जनवरी 2024 से होगी। ठीक है, इसके पहले ये नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन रहे हैं। कब से कब तक? 2013 से 2020 तक, 2013 से 2020 तक नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में भी हर्ष कुमार जी के द्वारा काम किया गया है। अब यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट की गई है HDFC बैंक में श्रीनिवास रंगन। श्रीनिवास रंगन को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर HDFC बैंक। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा और 1994 में इस बैंक का फॉर्मेशन किया गया था। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो भी बैंकर रहे हैं, बैंक से एसोसिएटेड रहे हैं, जिनका नाम है CK गोपीनाथन। ही पास्ड अवे रिसेंटली। और ये धनलक्ष्मी बैंक जो कि केरला बैंक, एक केरला बेस्ड एक बैंक है, वहाँ के शेयर होल्डर भी रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहे हैं। ठीक है, इनकी डेथ हो गई है। तो CK धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक गोपीनाथन का निधन हो गया। CK गोपीनाथन अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द धनलक्ष्मी बैंक पास्ड अवे। हिंदी पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये सब गूगल बाबा की कृपा है। गूगल में लिखो तो वो ऐसे ही ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है ना? ओके, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। धनलक्ष्मी बैंक का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था, त्रिशूर। ठीक है, हेडक्वार्टर है। चलिए, ये कुछ पर्सन थे जिनके बारे में डिस्कस करना था। अब आते हैं हम अपनी मेन न्यूज़ पे। यहाँ पर देखिए, हम सभी को पता है अगर जब भी बात की जाती है एशियाटिक लायन के बारे में तो हमारे दिमाग में एक ही जगह आती है विच इज़ गिर। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि गुजरात का जो गिर है, गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो पूरी दुनिया में जाती है एशियाटिक लायन के लिए। लेकिन अब इन लायंस को दूसरा घर भी मिलने जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। तो दूसरा घर कौन होगा? आंसर हो जाएगा वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सेट टू बिकम द सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायन। तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य और ये वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। इसे एशियाटिक शेरों का दूसरा घर बनाया जा रहा है। अभी तक ये शेर केवल और केवल गिर नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रपोजल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकेंड होम बनाने के लिए एशियाटिक लायन का एज अ प्रोजेक्ट लायन एट 2047 इस प्रोजेक्ट के पार्ट के अंतर्गत। क्लियर है? अगर हम प्रोजेक्ट लायन की बात करते हैं तो 2021 में प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इसका मकसद ये है कि जो एशियाटिक लायन है उनका जो एरिया है उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट को इसका मकसद है। आप इस मैप में देख सकते हैं गुजरात में आपको कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, उनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, वहीं वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें? इसके अलावा और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मेंशन है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको PDF तो मिल जाएगी, उसमें भी ये मैप होगा। वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1979 में सेटअप किया गया था। अगर हम 2020 का डेटा उठाते हैं, 2020 में जो गणना की गई थी शेरों की, उसका डेटा अगर हम उठाते हैं तो भारत में 675 लाइन्स आपको देखने को मिलेंगे 2020 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, और 2015 में भारत में जो लाइन थे वो 523 थे।
लायन की जो स्पीसीज है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अफ्रीकन लायंस होते हैं और एक एशियाटिक लायन होते हैं। अफ्रीकन लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा लियो लियो, जैसे कि हमारा नाम है ना होमो सेपियंस सेपियंस, वैसे ही पैंथेरा लियो लियो। एंड एशियाटिक लायन का है पैंथेरा लियो पर्सिका, ठीक है। और हर साल 10 अगस्त को 10 अगस्त को लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए लायन के कंजर्वेशन को वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि वर्ल्ड टाइगर डे या फिर टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है ये पूछा जाता है, वैसे ही वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया की पहली एंड साउथ ईस्ट एशिया की भी फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, इसको बहुत जल्दी ओपन कर दिया जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा दी गई है। कहाँ पर? लद्दाख में, ठीक है। सो लद्दाख विल हैव साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, ये बात कही गई है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। और इन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है कि हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु की मदद से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, इसकी मदद से लद्दाख में साउथ ईस्ट एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को सेटअप कर लिया है, बहुत जल्दी इसको ओपन कर लिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा स्पेशल थैंक्स मेंशन किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ लद्दाख BD मिश्रा को, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी इनका अच्छा वर्क रहा है इस नाइट स्काई सेंचुरी को सेटअप करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि CSIR ने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि वो यहाँ पर हैनले आकर नाइट स्काई जो सेंचुरी तैयार की गई है इसको इनॉग्रेट करें। तो कहाँ पर है? लद्दाख में है, हैनले में है, और ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है। डन। इतनी चीज़ें बेसिकली हुआ क्या था, लद्दाख प्राइड एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में, क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बने हुए 4 इयर्स हो गए हैं, तो उसकी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी नई दिल्ली में। नाम था लद्दाख प्राइड एग्जीबिशन, और इसी एग्जीबिशन में इसी मौके पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। अब डार्क स्काई रिजर्व क्या है? तो इसको बेसिकली हैनले विलेज में ईस्टर्न लद्दाख में सेटअप किया गया है, और ये जो पार्ट है वो चेंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि चेंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आंसर हो जाएगा कि लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्ट में डार्क स्काई रिजर्व को सेटअप करने की बात की जा रही है, ठीक है। और डार्क स्काई जो रिजर्व है उसमें कई सारे आप कह सकते हैं कि टेलीस्कोप होंगे, गामा रे टेलीस्कोप, इंफ्रारेड एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। डार्क स्काई रिजर्व जो है वो लगभग 1073 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है चेंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये जो रिजर्व है ना, ये वर्ल्ड का सेकेंड और इंडिया का ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट हाईएस्ट आपका यहाँ पर ये लेबोरेटरी आपको देखने को बेसिकली मिलेगी, ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डार्क स्काई रिजर्व वो एरिया होता है जहाँ पर मिनिमम या बिल्कुल भी लाइट पोल्यूशन नहीं होता। अब लाइट पोल्यूशन क्या है? तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती है उनके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है उसको ही डिफाइन किया है लाइट पोल्यूशन। कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि उनका जो लाइफ होता है वो डार्क में ही होता है, तो उन सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन आर्टिफिशियल लाइट से उनकी इकोसिस्टम को बचाने के लिए बेसिकली ये सारे टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं और रिजर्व तैयार किए जाते हैं, जिससे इन आर्टिफिशियल लाइट से इन एनिमल्स को कोई भी हार्म ना पहुंचे जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द डार्क, ठीक है। अब इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के साइड में ही आप देखेंगे डार्क स्काई रिजर्व को पूरा सेटअप किया जा रहा है। द सेकेंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का है, जो कि लगभग 4500 मीटर हाइट पर आपको हैनले में देखने को मिलेगा। तो ये सेकेंड बोल रहे हैं, तो फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट आपको मिल जाएगा कहाँ पर? वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्सिटी टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। इसकी हाइट मतलब कितनी हाइट पे है? ये 5640 मीटर की हाइट पर है, जबकि हमारी हैनले की जो ऑब्जर्वेटरी है वो सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि लगभग 4500 मीटर की हाइट पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है,
ठीक है, 1971 में इसको सेटअप किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है और बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। इसकी जो फील्ड ऑब्जर्वेटरी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की जो फील्ड ऑब्जर्वेटरी है वो आपको कोडे कैनाल में मिल जाएगी, हैनले, होसाकोते, कैबलूर एंड गौरी बिदनूर में आपको इसकी ऑब्जर्वेटरी या फील्ड स्टेशंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे 2019 में 31 अक्टूबर को एक एक्ट पास होता है। यहाँ पे देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और इसमें पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल लेह मिल जाएगी और इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के कौन थे? आर.के. माथुर थे, और अभी प्रेजेंट में कौन है? तो बी.डी. मिश्र है। डन। नेक्स्ट है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस टेम्पल को देख रहे हैं, हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। पहचान पा रहे हैं इस टेम्पल को? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1992 में डिक्लेयर किया गया था। बिल्कुल सही पहचान, अगर किसी ने पहचाना है तो ये है आंकोर वॉट टेम्पल। ठीक है, आंकोर वॉट टेम्पल है, कंबोडिया में आपको देखने को मिलेगा। एंशियंट हिंदू टेम्पल है कंबोडिया में, जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। अगर बात करते तो नॉमिनेशन जाते हैं ना, तो इसने किसको हराया है या किसको सरपास किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो पिक्चर दिख रही है ये इटली की पॉम्पी पिक्चर है, पॉम्पी की पिक्चर है। इसको सरपास करते हुए आंकोर वॉट टेम्पल जो है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हो गया है। कंबोडिया में आपको देखने को मिलेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1992 में डिक्लेयर की गई थी। 12th सेंचुरी में इस मंदिर को तैयार किया है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड ये मंदिर है, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट भी आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएगी। और इसे तैयार किसने किया है? सूर्यवर्मन II के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इस मंदिर की जो स्टाइल है, जो आर्किटेक्ट तैयार है, वो खामेर आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा कंबोडिया में। डन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिसीव्स स्पेशल एप्रिसिएशन मेडल फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले एट IITF 2023। अब ये क्या मामला है? देखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। तो जब भी कोई ट्रेड होती है, फेयर होता है, तो उसमें कई सारे जो मिनिस्ट्री हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पवेलियन, मतलब एक तरीके से आप दुकानें लगाई जाती हैं, पवेलियंस लगाए जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी वहां पर अपना पवेलियन लगाया था। ये 42 नंबर का IITF मतलब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल एप्रिसिएशन मेडल मिला है फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले, क्योंकि इन्होंने अपने पेवेलियन को तैयार किया। और यहाँ पर कई सारी जो आपकी स्कीम्स चलती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की पब्लिक अवेयरनेस के लिए, यहाँ पे कई सारी स्कीम्स को शो किया गया था। अवार्ड को रिसीव किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के डायरेक्टर हैं श्री अजय अग्रवाल, उनके द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और मार्केट में नई वैक्सीन आई है जिसका नाम है मवेला। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मीसल्स और रुबेला को मिला दो तो बन जाएगा मवेला। तो मवेला नाम की एक वैक्सीन तैयार की गई है, जो कि मीसल्स और रुबेला की वैक्सीन है, और चिल्ड्रंस के लिए, चाइल्ड के लिए बेसिकली इस नई वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। अब ये वैक्सीन तैयार किसने की है? तो आंसर हो जाएगा IIL मतलब इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने हेल्प ली है किसकी? पॉलीवैक इंस्टीट्यूट ऑफ वियतनाम। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर अभी ऊटी तमिलनाडु में इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। बात समझ में आई? तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि मवेला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीसल्स और रुबेला की वैक्सीन है, जिसको पॉलीवैक इंस्टीट्यूट ऑफ वियतनाम एंड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसेंटली ऊटी में लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु में। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ 25th एनिवर्सरी, अभी रिसेंटली जो ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, जो कि IIL का ही एक डिवीजन है, उसकी 25वीं सालगिरह थी और एक पूरी सेरेमनी आयोजित की गई थी ऊटी में, तमिलनाडु में, वहां पर ये लॉन्च किया गया है। अभी जो ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, इसको 1998 में तैयार किया गया था। इसका मकसद क्या है? वैक्सीन डेवलप करना इंडिया में। ठीक है, इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा पहली सेफ वेरोसेल रेबीज वैक्सीन को भी लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है अभयरब। ओके, नेक्स्ट है वोइता वंदना सेरेमनी। तो रिसेंटली
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया वोइता वंदना सेरेमनी में, बोट पूजा सेरेमनी में, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, पारादीप ओडिशा में। एक बहुत ही ट्रेडिशनल एक फेस्टिवल है बेसिकली कि एंशिएंट समय में उड़ीसा कितना इम्पोर्टेंस रखता था और उड़ीसा से हम कितना साउथ ईस्ट की तरफ ट्रेडिंग करते थे, इसलिए इस पूरे फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है पारादीप पोर्ट पर। तो यहाँ पे वोइता वंदना इसका नाम है, जिसमें पार्टिसिपेट किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और ये पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं जिन्होंने पारादीप पोर्ट जब से कंस्ट्रक्ट हुआ उसके बाद पहली बार किसी राष्ट्रपति के द्वारा विजिट किया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने वर्चुअल मीडियम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी ओपन करने का काम किया है। इसके अलावा कई सारे और भी फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, जैसे कि रिजर्वायर बनाने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नेक्स्ट जनरेशन शिप ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पोर्ट टाउनशिप के लिए भी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। क्लियर इतनी चीज़ें। अगर हम पारादीप पोर्ट के बारे में बात करें तो पोर्ट फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस अवार्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भी पारादीप पोर्ट को दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। आप सभी को पता है COP28 कहाँ हो रही है, यूएई में हो रही है इस साल। जो आपकी कॉप मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो मीटिंग है, उसको होस्ट कौन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा यूएई कर रहा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। 28 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में इस पूरी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जा रहा है बाय यूएई। और 30 नवंबर को हमारे जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी 2 दिन के विजिट पे जाएंगे दुबई और इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब बात करते हैं हम COP26, मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी, कहाँ हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, और इसको भी अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। और वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट सेट किए थे हमारे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए और क्लाइमेट चेंज से हम किस तरीके से फाइट कर सकते हैं, जिसका नाम था पंचामृत। क्योंकि भारत का भी टारगेट है कि वो 2070 तक नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर देगा। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा COP26 में लाइफ मिशन या मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी हमने अभी होस्ट की, उसमें भी हमारा जो मेन एजेंडा था वो क्लाइमेट चेंज ही था। तो यहाँ भी काफ़ी कुछ डिस्कशन COP28 की मीटिंग में होगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 की जो कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, उस मीटिंग को भी अटेंड किया था। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे, यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने रिसेंटली हमें बताया है कि पहला ह्यूमन केस ऑफ H1N2, जिसको हम पिग वायरस कहते हैं, इसका पहला केस यहाँ पर डिस्कवर किया गया है, पहला केस ह्यूमन में देखा गया है। H1N2 क्या है, पिग वायरस है। यूके में पहला ह्यूमन केस देखा गया। S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा भारत की जो GDP है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको अपग्रेड किया गया है बाय द 40 बेसिस पॉइंट्स। और पहले इन्होंने कहा था कि भारत की जो GDP रहेगी 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 6% रहेगी, और अब इनका कहना है कि 6.4% रहेगी। टर्न नेक्स्ट है मुंबई बेस्ड फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा उनको रिसेंटली RBI ने अप्रूवल दे दिया है और उनके द्वारा रजत कुमार जैन को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है। तो मुंबई बेस्ड फिनो पेमेंट बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बन गए हैं, रजत कुमार जैन बन गए हैं। 1 नवंबर 2025 तक रहेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा कल मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन फेस्टिवल के बारे में बताया था, NHPC के अवार्ड के बारे में बताया था, आपको याद होगा। एक लाइन वहां पर ऐड कर लेंगे कि NTPC कांति को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द वीमेन डेवलपमेंट के सेक्टर में प्राइज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पाकिस्तान ने एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। अब वो ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर है कि पाकिस्तान को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में 2 नई गैस फील्ड को, नेचुरल गैस फील्ड को डिस्कवर किया गया है। ठीक है, उन गैस फील्ड का नाम क्या है, अल हिरन एंड अल महाकिक। ये क्या है, बेसिकली गैस फील्ड है जिनको सऊदी अरेबिया में डिस्कवर किया है रिसेंटली। अंत में बात कर लेते हैं कुछ हम क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की न्यूज़ अगर हम समराइज करें तो आपको क्या क्या याद रखना है कि आपका COP28 की मीटिंग यूएई में हो रही है। ये क्वेश्चन आपको किसी आने वाले
पेपर में मिलेगा, और वहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहुँच के कोई इनिशियल आप कह सकते हैं इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, कोई नई स्कीम्स को लॉन्च कर दिया या कोई नए एजेंडा सेट कर दिए, तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये 8वें नंबर का जो वर्ल्ड साइट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको लायन डे के बारे में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि हेनले ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो आज के हेडलाइंस या हाईलाइट जो थे वो ये सारे पॉइंट्स थे, इन सबको आपको याद रखना है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया है, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में हो पाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है बेसिकली। तो ब्रिक्स का जो एप्लीकेशन दिया है पाकिस्तान ने शामिल होने के लिए, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा ऑफिशियल लेटर या एप्लीकेशन दिया गया है ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए, तो वो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। डन इतनी चीजें। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ MCQ के ऊपर। पहला है मबेला, जिसको न्यूज़ में देखा गया था, ये क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक वैक्सीन है, ठीक है। इंडिया और वियतनाम ने मिलकर तैयार की है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। चैंग टैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कॉट क्या लॉन्च किया गया है? तो उज्ज्वला स्पैरो है ये। अच्छा, बुकर प्राइज 2023 किसने जीता है? तो आयरलैंड के एक ऑथर हैं जिनका नाम है पॉल लिंच, उनके द्वारा। ऑप्शन बी, इनकी कंट्री भी याद रखना और इनकी रचना भी याद रखना, किस नोबल के लिए इन्हें बुकर प्राइज दिया गया है? तो प्रॉफिट सॉन्ग, ऑप्शन सी। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? 2-3 महीने में सेटअप हो जाएगा, सो मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व सेटअप किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, किन 2 वाइल्ड लाइफ के सेंचुरी के मर्जर के बाद सेटअप किया जा रहा है? तो रानी दुर्गावती और नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे फ्रेम कर सकता है, क्योंकि टाइगर आप समझ रहे हो ना, टाइगर, चीता, लायन, ये जो बिग कैट है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, हमारी कितनी स्कीम्स रन होती हैं, आप इंडिविजुअल सेपरेट डे भी सेलिब्रेट करते हैं इनके लिए, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया का पहला स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपको मैंने बताया था बन्नेरघट्टा में, मतलब कर्नाटका में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अच्छा, वाइस चेयरमैन ऑफ UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर किसे इलेक्ट किया गया है? तो हमारे जो कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर के मंथ में कहाँ पर सेलिब्रेट होगा? तो हॉर्नबिल हर साल नागालैंड में ही तो होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाटर स्मार्ट किट कैंपेन किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। पहले की न्यूज़ है, हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल लिस्ट ऑफ द केस स्टडी में कौन सी टूरिज्म डेस्टिनेशन को ऐड किया है? तो मैंने आपको सिखाया था केरला, ऑप्शन बी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा नो नॉन वेज डे किस दिन को अनाउंस किया गया है? तो 25 नवंबर, ऑप्शन बी। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 कहाँ पर हो रहा है? तो आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, कल मैंने आपको PIDF स्कीम के बारे में बताया था, आपको याद होगा, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, RBI की स्कीम है। कब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है? तो 2025 तक के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे एंड VVIP क्वेश्चन है ये। फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 1927 की बनी हुई ये बॉडी है, नई दिल्ली में हेड ऑफिस है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।